बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक 9.8 पोलराइजेशन SLO बेस हमारा टॉपिक है और अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन हम इसको डिस्कस करेंगे। वैसे ये हर प्रोविंशियल बुक में भी आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है। एक पोलराइजेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि द प्रोसेस या द फिनोमेना, हम इसको कहेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट। अब मैं स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करूँगा कि अनपोलराइज्ड का क्या मतलब है। अनपोलराइज्ड लाइट इनटू, इसमें लाइट जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी अनपोलराइज्ड फॉर्म से पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है। और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पोलराइजेशन का फिनोमेना कहलाता है, ठीक है। पोलराइजेशन, द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन, इज़ नॉन इज़ पोलराइजेशन। अब सुन, होता ये है कि हमारे पास चूँकि लाइट जो है, लाइट वेव्स हमारे पास ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, ठीक है। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। तो ट्रांसवर्स में आपके पास अंडरस्टूड सी बात है कि क्रस्ट और ट्रफ होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं और लाइट जो है ट्रांसवर्स के साथ साथ लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? इसमें दो वर्ड हमने यूज़ कर दिए, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। लाइट में आपके पास बोथ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों आपके पास परपेंडिकुलरली ओसिलेट करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। मैं एक डायग्राम के थ्रू इसको शो करा देता हूँ। जिस स्टूडेंट ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें आपके पास ये जो रेड कलर का है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स इन नेचर है, क्रस्ट और ट्रफ इसमें है और ये ओसिलेशन हो रही है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की। और सुन, ये जो आपके पास ब्लू कलर का है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑसिलेट कर रहा, जो हॉरिजॉन्टली इसके आपको प्लेन नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये देखें, ये ब्लू कलर की आपके पास मैग्नेटिक फील्ड शो हो रही है और ये आपके पास रेड कलर की जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट के अंदर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ओसिलेट हो रहे होते हैं और ये आपके पास डायरेक्शन देखें, परपेंडिकुलरली ओसिलेशन एक दूसरे के करने के बाद ये आगे फॉरवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइट जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। इसमें हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको यहाँ पे लिखता हूँ तो सनलाइट, ठीक है। ये जो सनलाइट, जो सूरज की रोशनी है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी ऑसिलेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। एक लैंप की लाइट हो सकती है, इस तरीके से कैंडल फ्लेम हो सकता है एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट मैंने एक डेफिनेशन में वर्ड यूज़ किए थे। एक को मैंने कहा था अनपोलराइज्ड लाइट और इसको हम कन्वर्ट करते हैं पोलराइज्ड लाइट में। अब अनपोलराइज्ड का मतलब ये है कि वो लाइट कि जिसके सारे प्लेन्स ऑसिलेशन कर रहे हो, सारे प्लेन्स उसके मौजूद होंगे, यानी परपेंडिकुलर प्लेन भी, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी, और वो लाइट आपके पास पोलराइज्ड ना हो, किसी ख़ास प्लेन में वो मूव ना करें, ट्रैवल ना करें, उसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अगर उसको हम पोलराइज्ड कर दें किसी भी मटेरियल के थ्रू, तो हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास लाइट जो है वो पोलराइज्ड लाइट हो चुकी हैं, ठीक है।
और उसके साथ साथ एक और बात यह है कि जब हम लाइट को पोलराइज़ करते हैं तो स्टूडेंट पोलराइज्ड लाइट जो होगी, जो हम उसको किसी एक प्लेन में ट्रैवलिंग दे देते हैं, पोलराइज्ड लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है, ट्रैवल इन अ सिंगल प्लेन। ये सिंगल प्लेन के ऊपर ये लाइट आपके पास ट्रैवल करेगी, ठीक है, एक प्लेन में। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन है, उसको डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, ये आपके पास अब 9.8.1 टॉपिक है, इसका सब हेडिंग .1। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास लिखा है जी पोलराइजेशन बाय पोलराइड फ़िल्टर्स। अब पोलराइड फ़िल्टर्स हमारे पास एक कॉमन मेथड है लाइट को पोलराइज़ करने के लिए, यानी ये जो एक मटेरियल है ये हमारे पास एक कॉमन मेथड है कि इससे हम लाइट को पोलराइज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। ये एक आम तरीका है कि जिससे हम लाइट को पोलराइज़ करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज़ करते हैं, ठीक है। तो पोलराइज्ड, ठीक है, और लाइट, ठीक है, और इसको हम पोलराइज फ़िल्टर कह देते हैं। ये जो हमारे पास पोलराइड फ़िल्टर होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल है, और इसमें जो फ़िल्टर है, पोलराइज फ़िल्टर इज़ कैपेबल, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फ़िल्टर इज़ कैपेबल ऑफ ब्लॉकिंग all the vibrations of an electromagnetic waves, या ऑफ लाइट कह देते हैं, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। और क्या करेगा, एंड ट्रांसमिट, सिर्फ एक को ट्रांसमिट होने देगा, एक प्लेन को, ठीक है, ट्रांसमिट ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, सिर्फ एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को जो है ये ट्रांसमिट होने देगा, ठीक है। ये हमारे पास पोलराइड फ़िल्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपके पास जो है फ़िल्टर आउट कर देता है और एक प्लेन को आगे ट्रांसमिट होने देता है, ठीक है। इसमें लाइट की इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती है हाफ। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर फिल्ट्रेशन, यानी फ़िल्ट्रेशन के बाद जब ये आपके पास फ़िल्टर से लाइट पास हो जाती हैं, तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर फिल्ट्रेशन बिकम, या ये लिख देखिए जी, रिड्यूसेस टू हाफ। इसके जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूसेस टू हाफ, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी आपके पास हाफ हो जाती है और वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में होती हैं, ठीक है। और ये कुछ केमिकल कंपोजिशन ऐसे होती हैं कि जो लाइट को ब्लॉक कर देती हैं, लाइट के तमाम प्लेन को ब्लॉक कर देते हैं, सिर्फ जो है वो एक प्लेन को आगे चलाने देता है, ठीक है। मैं यहाँ एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, मैं ख़ुद यहाँ पर एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये मैं ड्रॉ करूँ जी एक बल्ब, यहाँ मैं एक बल्ब लगा रहा हूँ और इस बल्ब से हमारे पास लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, और इसके सारे प्लेन्स मौजूद हैं, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल सारे प्लेन हैं, ठीक है। ये लैंप है। अब स्टूडेंट क्या होगा, इसको अगर आप ऐसे देख लें कि इसमें से फॉर एग्जांपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आपको सारे मिल रहे हैं, ये सारे प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन आपको इसमें मिल रहे हैं, और ये लाइट ऐसे तमाम प्लेन्स के साथ ट्रेवल करते आगे आ रही है। आगे आपने लगा दिया एक पोलराइज्ड फ़िल्टर, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक पोलराइड फ़िल्टर लगा देता हूँ। अब इस पोलराइड फ़िल्टर की फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सिर्फ वर्टिकल प्लेन्स बने हुए हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब ये लाइट इसमें पास होके आगे आएगी, तो ये लाइट जब यहाँ से ट्रांसमिट होके आगे आएगी,
तो अगर आप इसके रिज़ल्ट को देखेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट नज़र आएगा वो सिर्फ आपके पास वर्टिकल वाले प्लेन्स आगे आ जाएंगे और जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो चुके होंगे। तो ये आपके पास जो है वो पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट हो गई है। और जो बल्ब से आ रही है ये लाइट आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट थी, जो आपके पास तमाम डायरेक्शन उसके अभी मौजूद हैं, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट थी। और ये जो रेड कलर का है हमारे पास एक पोलराइड फ़िल्टर था जिसको हमने यूज़ किया और लाइट उसमें से पास कर दी, तो लाइट सिर्फ एक प्लेन में आपको आगे मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी आपके पास रिड्यूस हो जाती है टू हाफ। स्टूडेंट इसमें एक और पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप इस पोलराइड फ़िल्टर के साथ एक और फ़िल्टर लगा लें कि जो इसके प्लेन और जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ब्लैंक हो जाएंगी, आपके पास कोई लाइट आगे जो है वो शो नहीं होगी। ये जो आपके पास ये वाली लाइट, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, ये इसमें से पास होके प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको यहाँ मिल गई है। अगर आप इसके साथ एक और फ़िल्टर ऐसा लगा लें कि जिसके ऊपर आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन बने हो, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आपके पास आगे ब्लॉक हो जाएंगे और वर्टिकल भी ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसके एक्सिस अगर परपेंडिकुलर हो जाए, इस पोलराइज फ़िल्टर की एक्सिस इस तरह परपेंडिकुलर हो जाए, तो वर्टिकल प्लेन भी ब्लॉक हो जाएंगे, यानी और जो आपके पास दूसरे हॉरिजॉन्टल हैं वो भी आपके पास ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपको कोई लाइट आगे ट्रांसमिट होती हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात यह है कि इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, और वो फार्मूला हमारे पास इंटेंसिटी का है, ठीक है। इंटेंसिटी आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉज स्क्वायर थीटा जो एंगल थीटा है, ये एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस एंड पोलराइज़र, ये आपके पास एंगल थीटा है। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। उसके बाद आप एक कांस्टेंट लगाते हैं आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट, ये आपके पास इंटेंसिटी की रिडक्शन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और एंगल थीटा जो है, ये इस तरह मैंने बता दिया कि एंगल थीटा इज़ बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलराइज़र एंड एनालाइज़र, ठीक है। और आई नॉट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड वेव। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि लाइट जो पोलराइज़र और एनालाइज़र है उसके दरमियान एंगल थीटा फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, तो बताओ इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस हो जाएगी। तो स्टूडेंट आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कॉज 30 और उसका आपके पास स्केयर, ठीक है। अब इसका जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो आपके पास राउंड अबाउट आएगा आई इज़ इक्वल टू आई नॉट 0.7499, उसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 0.75, और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो इंटेंसिटी आपके पास रिड्यूस हो जाएगी तकरीबन कोई 75% आपके पास इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट आपके पास एक मेथड कि पोलराइजेशन बाय पोलराइड फ़िल्टर जो है वो आप कैसे करेंगे और इसके अंदर फिनोमेना क्या होता है। अगली कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे जी। तो अगली कैटेगरी स्टूडेंट हमारे पास है जी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन फिनोमेना के थ्रू हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो जाती है। और ये हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, लाइट कैन ऑल्सो बी पोलराइज्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइट कैन ऑल्सो बी पोलराइज्ड, मतलब कि हम लाइट को पोलराइज कर सकेंगे बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस रिफ्लेक्शन फिनोमेना में हम क्या करेंगे, बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम नॉन मेटालिक सरफेसेस, ठीक है। ऐसे सरफेसेस जो मेटालिक सरफेस ना हो, वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास कुछ प्लेन जो है वो ऑब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। तो नॉन मेटालिक सरफेसेस से हम लाइट को पोलराइज करवा देते हैं। और जो पोलराइजेशन इसके अंदर होती है वो डिपेंड करती हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, जो लाइट वहाँ पर इंसिडेंट होती है और उसके बाद जो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। मींस के पोलराइजेशन इस फिनोमेना में, रिफ्लेक्शन में, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन डिपेंड्स
अपॉन, दो बातों पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। नंबर वन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी लाइट किस एंगल से फॉल कर रही है या इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और दूसरी बात यह है कि ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस से लाइट आप पोलराइज करवा रहे हो उस सरफेस का क्या मटेरियल है और वो किस चीज़ का बना हुआ है, या आप जो नॉन मेटेलिक कह रहे हैं वो क्या चीज़ है, इन दोनों पे आपके पास डिपेंड करता है। और जो मेटेलिक सरफेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को विद वैरायटी ऑफ वाइब्रेशनल डायरेक्शन, तो लाइट आपके पास अनपोलराइज्ड होती है। लेकिन जो नॉन मेटेलिक सर्फेसिस होती हैं, अब इस नॉन मेटेलिक सर्फेसिस में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास कि मटेरियल फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, वाटर से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। रोड है, रोड से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपके पास जो है वो लगा रही होती है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे प्लेन सरफेसेस ऐसे होती हैं, नॉन मेटालिक प्लेन सरफेसेस, जो आपके पास रिफ्लेक्शन दे रही होती हैं, ठीक है। तो अक्सर हमें रोड के ऊपर भी या वाटर सरफेस के ऊपर भी ग्लेयर नज़र आता है, ठीक है, चमक नज़र आता है। और इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कैसी होती है, ठीक है। जिस स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट आपके पास किसी लैंप से या किसी लाइट सोर्स से या सन से, ठीक है ना, एयर एक मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है, ठीक है। इसमें लाइट आपके पास इंसिडेंट हो रही है। हमने कहा था ना ये एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और फिर जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से लाइट जो है वो कुछ ट्रांसमिट हो जाती हैं एक मीडियम में और बाकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब ये जो आपके पास लाइट आ रही है ये आपके पास पार्शली पोलराइज्ड लाइट है, उसके प्लेन्स आगे आ रहे हैं और ये पार्शली पोलराइज्ड है। लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ये लाइट आपके पास जो है वो पार्शली पोलराइज्ड लाइट ये भी बन जाती हैं। तो लाइट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती हैं, इसके प्लेन आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लाइट के कुछ प्लेन जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं उस सरफेस में, और कुछ ट्रांसमिट कर जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो ये भी आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट करने का एक तरीका है बाय रिफ्लेक्शन फिनोमेना। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन इज़ दैट कि इसकी यूजेस कहाँ होंगे, मतलब यूजेस ऑफ पोलराइजेशन आपके पास कहाँ है, और या पोलराइज्ड लाइट आपके पास कहाँ यूज़ होती है। तो इसमें आपके पास एक तो जो है सन ग्लासेस, ठीक है, आपके पास ये लाइट सन ग्लासेस जो है वो एक ऐसे मटेरियल है जो सनलाइट को जो है वो पोलराइज्ड कर देती हैं, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये आपके पास पोलराइजेशन है। तो इससे एक फ़ायदा हमारे पास होता है कि रिड्यूस ग्लेयर, जो चमक होता है वो आपके पास, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो आपके पास रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं इसको पोलराइड मटेरियल को स्काई फ़ोटोग्राफी में, ठीक है, स्काई फ़ोटोग्राफी में आप यूज़ करते हैं पोलराइड मटेरियल को। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, स्काई फ़ोटोग्राफी, इसमें आपके पास पोलराइड सन ग्लासेस ये भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये जाहिर सी बात है वंस अगेन रिडक्शन ऑफ ग्लेयर, ठीक है, चमक को हम रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ कैमरा लेंसेज जो है उसके अंदर ऐसा मटेरियल हम यूज़ करते हैं कि जो आपके पास फ़ोटोग्राफी में ग्लेयर को कंट्रोल कर लें, और इस तरीके से जो लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई जो है वो उसके पोलराइजेशन हो सके और उसकी इंटेंसिटी आपके पास कंट्रोल हो सके। तो ये आपके पास पोलराइजेशन की यूजेस यहाँ पर हो जाती हैं। और दूसरी बात आपके पास जो है वो स्ट्रेस एनालिसिस के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस एनालिसिस मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोलराइड्स
पोलराइड्स इन स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रेस एनालिसिस। अब स्टूडेंट स्ट्रेस एनालिसिस क्या होता है और उसमें हम पोलराइड्स को कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि स्ट्रेस एनालिसिस हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में, ठीक है। जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होते हैं उसमें हम इसको चेक करते हैं कि इसमें स्ट्रक्चरल कोई आपके पास स्ट्रेस प्लास्टिक में कितना है और उसका फिनोमेना क्या है। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लाइट पास करते हैं थ्रू प्लास्टिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लास्टिक है, ठीक है, इस पे हम लाइट पास कर देते हैं और ये जो लाइट हम पास कर रहे हैं किसी भी प्लास्टिक के ऊपर, तो इसमें विजिबल लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो जाती है इन इट्स ओन डायरेक्शन, ठीक है। विजिबल लाइट आपके पास अपने अपने डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। और अगर यही प्लास्टिक आप रखते हैं बिटवीन टू पोलराइजिंग प्लेट्स तो कलरफुल पैटर्न आपके पास ऑब्जर्व होता है, ठीक है। यानी इसी प्लास्टिक मटेरियल को आप दो पोलराइज्ड मटेरियल के बीच में रख देते हैं तो आपके पास कलरफुल पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व होता है। और अगर आप टॉप वाले प्लेट को रोटेट कर देते हैं, ठीक है, इस वाली प्लेट को आप रोटेट कर देते हैं तो आपके पास कलर पैटर्न जो है वो चेंज होता है, तो नए कलर्स आपके पास आ जाते हैं और जो पहले से ब्लॉक्ड कलर है वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर जाते हैं। मींस कि हम इसमें से लाइट की ट्रांसमिशन चेक कर सकते हैं इस प्लास्टिक मटेरियल में। तो यहाँ से हम स्ट्रक्चरल स्ट्रेस जो है वो प्लास्टिक के अंदर देखते हैं और फिर ये हम इसके दरमियान जो कलर बैंड्स होते हैं उसको हम देखते हैं और इस तरीके से हम ये चेक करते हैं कि इस मटेरियल का स्ट्रक्चर जो है वो कितना आपके पास प्रोबेबल है और कितना उसके अंदर चांसेस हैं। तो पोलराइड आपके पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं 3D मूवीज़ के फॉर्मेट में आपके पास ये मटेरियल यूज़ किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूजेस ऑफ पोलराइड्स और यूजेस ऑफ पोलराइजेशन आप कहाँ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने लाइट की पोलराइजेशन डिस्कस की और फिर उसके यूजेस हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।